गुड आफ्टरनून, थैंक यू। क्या नाम आपका? कौशल? जी सर। अच्छा, 10th आपने किया है 2015 में जी सर। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यस सर। 12th आपने 2017 में किया है, ये भी सेम बोर्ड है आपका। यस सर। बीएससी 2020 दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से। जी सर। एमएससी आपने 22 में किया है हंसराज कॉलेज से। यस सर। और उसके बाद में नेट जेआरएफ है आपका, जी सर। ये 22 में आपने नेट जेआरएफ कर लिया था। यस सर। उसके बाद में आगे आपने कुछ लिखा, मेंशन नहीं कर रखा। यस सर। पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया आपने? नहीं लिया सर। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बीएआरसी का भी मैंने इंटरव्यू दिया था। बीआरसी में? जी सर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कौन सी पोस्ट के लिए दिया था आपने? साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। उसके लिए तो एक वो होता है ना जिसमें अपने से जस्ट बाद में अपन दे सकते हैं, एक वो जो स्टूडेंट्स के लिए बीआरसी स्कूल्स के लिए जो होता है। नहीं सर, वो शायद रेडियोलॉजी वाला होता है। अच्छा, इसमें हम रिटर्न मतलब दे सकते हैं, 26 एज तक दे सकते हैं। रिजल्ट क्या रहा? सर रिटर्न क्लियर हो गया था लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो जियो में जब आप पढ़े थे तो वहाँ पे दो तरह के कैंपस है, तो साउथ कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है। जी सर। क्या डिफरेंस रहता है वहाँ पे? सर थोड़ा तो माहौल का फर्क रहता है कि जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा पुराने हैं और मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा फेमस कॉलेजेस भी वही है, तो थोड़ा। जैसे आपके जो पीजी प्रोग्राम्स होते हैं वो वहाँ पे कॉलेजेस में चलते हैं या यूजुअली कैंपस में चलते हैं? सर जो बीएससी के होते हैं वो कॉलेजेस में चलते हैं, लेकिन मास्टर्स के वो कैंपस में चलते हैं अलग से। मतलब तो आपने जैसे पीजी डिपार्टमेंट हंसराज कॉलेज लिखा हुआ है तो इसमें ये भी सर कॉलेज वो जस्ट मतलब ऐसे स्टूडेंट एडमिशन पर्पज से? एडमिशन, हाँ। अच्छा, कॉलेज आप चूज करते हैं? हाँ, उसमें कॉलेज का रोल नहीं होता, वो डिपार्टमेंट में क्लासेस लगती है। क्लासेस बाकी सारी वहाँ पे डिपार्टमेंट में चलती है। जी सर। रहने वाले हैं हनुमानगढ़ के? जी सर। और आपने चूरू में पढ़ाई की है? हाँ जी चूरू सर, में पढ़ाई की है? 12th तारानगर चूरू से की है सर। तारानगर चूरू से। चूरू राजस्थान में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सर एक तो जहाँ तक मैं याद करवा रहा हूँ कि एक युद्ध हुआ था जिसमें वो चांदी के गोले दागे गए थे, और किसने दागे? हिरण के लिए, काले हिरण। हाँ वो तो है। कहाँ पे हिरण? सर ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू में। ठीक है। और किसने दागे थे वो चांदी के गोले? सर उस युद्ध की डिटेल मुझे नहीं पता। चूरू है ना? जी सर। तो हनुमानगढ़ क्यों फेमस है? सर हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग है और गोगा जी का मेला लगता है, उसके लिए भी फेमस है। जी सर, गोगा खड़ी। तो चूरू में आप ये देखते हैं कि गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम पड़ती है जी सर। और ठंड भी वहाँ बहुत एक्सट्रीम रहती है। यस सर। उसको साइंटिफिकली आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, रीजन क्या है? सर जो रेतीला वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि उसकी हीट कैपेसिटी इस टाइप की है कि वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। तो ये फिनोमिना तो एक दिन का हो गया है ना? जी सर। दिन में गर्म हो गया, रात को ठंडा हो गया। यस सर। तो विंटर सीजन में ऐसा क्या हुआ, एकदम से शार्प डाउन हो गया टेम्परेचर? क्या कुछ रीजन है इसका, स्पेसिफिक रीजन है क्या ये? ये फिनोमिना तो सारे रेगिस्तान के लिए वैलिड है, या बीकानेर में आओ और यहाँ पर और कोई जैसलमेर, सब जगह रेतीली है आपका। यस सर। तो चूरू में ऐसा क्या है कि एक्सट्रीम डाउन जाता है टेम्परेचर सर्दियों में? सर नहीं, अभी ध्यान नहीं आया। मतलब जैसे आपने बीआरसी का भी इंटरव्यू दिया, वहाँ पे आप साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए थे, है ना? जी सर। तो मान लो आपका ड्रीम वो है और फिर आप इधर कॉलेज लेक्चरशिप में आ रहे हैं। सर मेरा तो ड्रीम ऐसा- सर मेरा ड्रीम जो कॉलेज लेक्चरर का ही है, इसीलिए मैं उसकी मतलब मेरा जो एग्जाम के 10 दिन बाद ही इंटरव्यू था, इसलिए मैं अच्छा, इंटरव्यू। कॉलेज लेक्चर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं? मान लो आप सोचो कि भी आप कॉलेज में हो तो आपके पास क्या क्या चैलेंज होते हैं, स्पेशली जब आपके पास फिजिक्स जैसा टफेस्ट सब्जेक्ट हो
तो क्या आपके पास चैलेंज होंगे पढ़ाने के लिए, और क्या आपके पास आपकी जो भी पॉजिटिव चीजें हैं? सर पॉजिटिव तो यही है कि हम यूथ से जुड़े रहते हैं, उनके जो जीवन में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। चैलेंज एक ही होता है कि 12th से जब बच्चे पास करके आते हैं तो उनका माइंड सेट ऐसे होता है कि वो 12th वाले टीचर्स को ही भगवान मानते हैं। मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है उनको जनरलाइज करना, और काफ़ी जगह में मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी नहीं करवाए जाते, तो उनका जो फाउंडेशन होता है उसको सुधारना फिर से, वो चीज़ें चैलेंजेस लगती है मेरे को। अभी रिसेंट ईयर्स में अपन देखें, जैसे अभी पिछले 4-5 साल में आप तक पहुंचे, यस सर। तो साइंस में एक डाउनफॉल आ रहा है, स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो डे बाई डे जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, स्पेशली कॉलेज एजुकेशन के अंदर। तो आप क्या मानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? ये बच्चों का इंटरेस्ट कैसे कैसे कम हो रहा है अचानक से? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मतलब अगर मैं अपने एरिया में देखूं तो बच्चे पहले मतलब कोटा नहीं जा पाते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू वो पढ़ाई करके मतलब प्लस टू तक तो ठीक है, 12वीं तक तो बच्चा साइंस में पढ़ रहा है, लेकिन अभी 12वीं के बाद में साइंस के बाद में वो आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ ज्यादा जा रहा है बजाय साइंस की। सर एक फैक्टर तो हमारी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर है वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि तो क्या साइंस में ढेरी अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है सर सेक्टर्स के अंदर? साइंस में सर पोस्ट कम आती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। आर्ट्स में ज्यादा आती है। यस सर। अच्छा, आपने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से किया है यस और पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली से है आप, यस सर। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आप यूजी और पीजी में एक एक एक्सपेरिमेंट बताओ जो आपने किए हो, अच्छे से किया हो। सर यूजी में होल इफेक्ट का, और यूजी में होल इफेक्ट का कौन से क्लास में करते हो? सर शायद से 4th सेमेस्टर में किया था, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। यूजी में किया था यस सर। या पीजी में किया था होल इफेक्ट? सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने यूजी पीजी में क्या किया आपने? सर एक जी फैक्टर कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंट था, जो कोयल्स का यूज करते हैं, हेल्महोल्ट्ज कोयल का यूज करके हम जो करते हैं। क्या जी फैक्टर किस चीज का निकालते हो? सर जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है उसमें एक फैक्टर आता है क्वांटम मैकेनिकली। क्या मटेरियल क्या यूज करते हैं? सर मटेरियल तो याद नहीं है। लिक्विड सॉलिड? सर सॉलिड ही कोई चिप थी जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्टली तो याद नहीं है सर। कौन पेपर तैयार किया है? पेपर कौन से तैयार किया है? सर सॉलिड स्टेट फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा के करवा लेते हैं। पढ़ा के क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप ब्लैक बोर्ड पर क्या पढ़ाना चाहोगे, क्या टॉपिक लेना चाहोगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सर। हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर ये 1927 में दिया गया था, और ये प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, और इसके लिए एक डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इसकी वैल्यू हमेशा ही h बार बाई 2 से बड़ी होती है, जहां पे h प्लांक्स कांस्टेंट है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। और एनर्जी टाइम के लिए ये रिलेशन होता है h बार बाई 2। हालांकि हमें ये देखने में से लगता है कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि एक लिमिटेशन आ रही है, हम कैलकुलेट नहीं कर पा सकते, लेकिन इसका हम थ्योरेटिकली काफी इसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे इसका यूज करके हम जो स्पेक्ट्रल विड्थ आती है वो क्यों आती है स्पेक्ट्रल लाइंस में, ये प्रूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये हम प्रूव कर सकते हैं। और जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है
मतलब जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें जो मिनिमम एनर्जी है वो जीरो नहीं हो सकती, वो जीरो पॉइंट एनर्जी नॉन जीरो क्यों होती है, ये भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं। और जो रेंज ऑफ नेचुरल फोर्सेज होती है, रेंज ऑफ नेचुरल फोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल फोर्सेज है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो उन एक्सचेंज मीडिएटर पार्टिकल्स होते हैं उस पर कैसे डिपेंड करते हैं, इसको भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेंज के लिए देखें कि अगर कोई फोर्स है, उसका मीडिएटर पार्टिकल, उसका रेस्ट मास m नॉट है, जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसका जो पाई मेसॉन्स होते हैं, तो उसमें जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी होती है वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी के इक्विवेलेंट हो सकती है। तो डेल्टा ई डेल्टा टी अगर हम अप्रोक्सीमेटली h बार लिखें तो डेल्टा ई की वैल्यू m नॉट सी स्क्वायर है, तो डेल्टा टी जो टाइम में अनसर्टेनिटी है वो h बार डिवाइड बाई m नॉट सी स्क्वायर। और जो ये कोई भी फोर्स है इसकी जो इंफॉर्मेशन है मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज r इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, यानी कि h बार डिवाइड बाई m नॉट सी, यानी कि रेंज है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसमें पाई मेसॉन्स का मास ज्यादा होता है, तो उसकी जो रेंज है वो फर्मी रेंज की होती है, और फोटोन का मास कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनफाइनाइट रेंज का एक फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स में फोर्स कैरियर कौन सा होता है? सर मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के लिए ये सर अगर क्वार्क्स में देखें तब तो ग्लूऑन्स होता है। और तो लेटेस्ट कौन सा मॉडल अभी तो आप सही मानते हो, मेसन वाला या क्वार्क्स वाला? सर अभी तो क्वार्क्स वाला स्टैंडर्ड मॉडल जो आप पढ़ते हो जी सर, वही अभी तक वैलिड है मोस्टली, तो जी सर, है ना। अच्छा, इसमें एक वीक इंटरेक्शन होते हैं ना न्यूक्लियस में, जी सर, जो न्यूक्लियन पार्टिकल्स के बीच में एक वीक इंटरेक्शंस भी होते हैं, यस सर। उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे इससे अनसर्टेनिटी से? सर वीक जो बीटा डीके होता है उसको, सर उसमें जेड प्लस माइनस हिग्स बोसोन, की जेड रेंज क्या होती है? 10 टू पावर माइनस 18 मीटर की रेंज तो होती वो है। कहाँ से आती है, थोड़ा आइडिया दे सकते हो कैसे निकलती है? सर शायद जहां तक मैं याद करवा रहा हूँ कि जो कौन सा पार्टिकल होता है वहां पर फोर्स कैरियर? जेड प्लस माइनस बोसॉन्स होते हैं सर। कितना मास होता है? सर उनका मास रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, तो स्पेक्ट्रल विड्थ आप बता रहे हो, वो कैसे निकालते हैं इससे? सर स्पेक्ट्रल विड्थ को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो जो अगर ये प्रिसाइज लेवल होता तब एक शार्प वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें एक विड्थ होती है, ये डॉपलर ब्रॉडनिंग, इसके एक दो और भी कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण स्पेक्ट्रल विड्थ है कि डेल्टा ई डेल्टा टी h बार बाई 2 है। तो अगर इसमें कोई विड्थ नहीं होती तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट है इसका लाइफ टाइम भी इनफाइनाइट होता, यानी कि अगर डेल्टा ई को जीरो करते हैं तब डेल्टा टी में ऊपर वाली जो आपने लाइन डाली है उसकी एक स्प्रेड होता है सर, उसमें लोग कितने टाइम तक रहता है हायर स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा टाइम तक रहेगा? नहीं सर, वो पिको सेकेंड का इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में डिके कर जाता है। तो अगर इसमें विड्थ नहीं होती, स्प्रेड नहीं होता, एक शार्प वैल्यू होती, तब एक्साइटेड स्टेट का टाइम भी इनफाइनाइट होता, मतलब उसमें भी पिको सेकेंड से ज्यादा देर तक वो रुक सकता था। अच्छा, और इसमें क्या बताना चाहोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में और क्या चीज आती है? जीरो पॉइंट एनर्जी का एग्जिस्टेंस है, इसको अपने से एक्सप्लेन करते हैं। जी सर, उसको किसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो आप? यस सर। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसकी एनर्जी हम अगर वन डायमेंशन की बात करें तो nth स्टेट में एनर्जी n प्लस हाफ h बार ओमेगा होती है। तो n अगर जीरो है तो भी एनर्जी h बार ओमेगा बाई 2 आ रही है, मतलब नॉन जीरो एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको हम इससे प्रूव इसका करें रीजन क्या है, एग्जिस्ट क्यों कर रही है? सर, क्योंकि डेल्टा x डेल्टा px
एच बार बाई 2 है। अगर एनर्जी जीरो होगी तो मोमेंटम भी जीरो होगी और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये अनसर्टेनिटी आ क्यों रही है? कोई मशीन के कारण आ रही है या नहीं सर, ये फंडामेंटली ही आ रही है। मतलब जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली वेव नेचर ऑफ पार्टिकल डुअलिटी, उससे ये अराइज हो रही है। क्लासिकल में क्यों नहीं होती? सर क्लासिकल में क्योंकि हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं वो उनकी पोजीशन और यहाँ भी मोमेंटम। मेजर तो इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास है ही, वही तो मेजरमेंट टूल्स हैं आपके। सर ये मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी टाइप में हो गया कि ये मिनिमम अनसर्टेनिटी है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगी, वो इस पे ओवरलैप हो जाती है। मतलब इससे ज्यादा ही मिलेगी अनसर्टेनिटी। एच एच जो है वो ये जीरो कब हो सकती है? ये जीरो कब हो सकती है अनसर्टेनिटी? हो सकती है क्या? सर तब तो प्लांक कांस्टेंट जीरो होगा तभी हो तब हो सकती है ना? जी तो सर। उससे क्या हो जाएगा? जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में ही बदल जाएगी। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा, आप ये बता सकते हो कि वो कंडीशंस क्या होती हैं जब आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स लगाने हैं या आपको क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिंसिपल्स को यूज करना है? तो क्या क्राइटेरिया है आपका इसके लिए? सर उसके लिए एक तो बोर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल होता है कि हायर क्वांटम नंबर में क्लासिकल मैकेनिक्स में ही बदल जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ कहाँ पर आपको कौन से रूल्स को अप्लाई करना है, क्वांटम मैकेनिक्स के रूल कब लेने हैं और क्लासिकल के रूल्स कब यूज करने हैं? सर जब जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। जब जो डायमेंशंस है बहुत छोटी होती है और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी ये डिफाइन करते हैं, तो जो क्लासिकल बॉडीज होती है उनके लिए जो मास काफी ज्यादा होता है और इसकी वैल्यू भी बहुत छोटी है। तो हाँ सर ऐसे तो कोई ऐसे एंटीना है, जी सर। है ना, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट हो रही है, जी सर। तो वहां तो आपके वेव है तो फोटॉन्स निकल रहे हैं, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। जी सर। तो वहां आप क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को अप्लाई करना चाहोगे या क्लासिकल को करना चाहोगे? सर वहां पे क्लासिकल रूल्स क्यों अप्लाई। करेंगे? क्लासिकल को क्यों करना है आपको? सर इसका बेसिकली ये होता है कि अगर हम कोई सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं और उसके सिस्टम में पार्टिकल्स से रिलेटेड जो वेव है अगर वो ओवरलैप कर रही है, उस सेपरेशन से उसका ज्यादा है वैल्यू वेवलेंथ की, तब हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। क्वांटम के अंदर जब फिजिकल प्रॉपर्टी निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं मोमेंटम की, जी सर। तो नॉर्मली अपन देखते हैं कि एवरेज वैल्यू में मोमेंटम जीरो आती है। जी सर। इसका कोई रीजन? सर इसका रीजन ये होता है कि जो पॉजिटिव साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी और नेगेटिव साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल होती है, इसलिए उसकी एवरेज वैल्यू जीरो आती है मोमेंटम की, क्योंकि मोमेंटम जब डायरेक्शन। आप ऑब्जर्वेशन लेते हो तब तो एक साइड में है ना। लेकिन सर हम जो मेजर कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन का भी कुछ रोल होता है क्या? सर ऑब्जर्वेशन का टोटल ऑब्जर्वेशन आप एक लेते हो, मल्टीपल लेते हैं सर, उसमें स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है उसका, इसलिए मतलब कभी वो पॉजिटिव में जा रहा है तो कभी वो नेगेटिव में जा रहा होगा। दोनों का टोटल में जीरो कर देते हैं। जी सर, उसका एवरेज स्टैटिस्टिकल एवरेज जीरो होता है सर। अच्छा, आप